Hello, good morning, everyone. Please confirm if you are able to hear and see the screen so that we can start the lecture. So, am I audible to you guys? Okay, thank you. लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था. यस, गुड मॉर्निंग. सो उस गॉस लॉ में आपने देखा कि उसको यूज करके हम बहुत सारी फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं और किस तरह से अप्लाई किया जाता है. तो ये प्रीवियस स्लाइड पर यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्विकली. ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से स्टार्ट किया था. इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे वर्चुअल लाइंस होती हैं और टेंजेंट से हम फील्ड पता कर लेते हैं, और ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्लोज कर्व नहीं बनाते हैं. एज वेल एज कि इनकी डेंसिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है, ये आपस में इंटरसेक्ट भी करते हैं. बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और फिर एग्जाम्पल ये कि यहाँ पर लिया था, और इस तरह एग्जाम्पल क्वेश्चन में एग्जाम में आ भी चुका है. तो उसके आगे फिर आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फ्लक्स. व्हाट इज अ फ्लक्स? फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी गिवन सरफेस. तो आपको एक सरफेस दिया जाता है, उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा हो, यानी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, वो काउंट करनी होती है. मैथमेटिकली हम लोग वैसे काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 करके, तो मैथमेटिकली काउंट करते हैं ई डॉट ds को इंटीग्रेट करते हुए. ds के बारे में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन थी. सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और उसी पॉइंट का ई लिख करके आप वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हो, फिर इंटीग्रेट करते हो. कुछ एग्जांपल्स लिए थे, तो इस डायरेक्ट एग्जाम इस तरह से इक्वेशंस भी आते हैं कि फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए, और अदरवाइज इसका एप्लीकेशन आता है गॉस लॉ में. गॉस लॉ एक ऑलवेज वैलिड रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, और इसको हम यूज करते हैं फ्लक्स को कैलकुलेट करने में एज वेल एज फील्ड को कैलकुलेट करने में. इसका राइट हैंड साइड में मास इनक्लोज्ड आता है. दैट मींस ओनली दैट पोर्शन ऑफ द मास व्हिच इज इनसाइड द इनक्लोज्ड सरफेस. अब ये जो इनक्लोज्ड सरफेस होता है या क्लोज सरफेस होता है, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं. ये आपको चूज करना होता है. ये सिमेट्रिकल सरफेस होता है, और इसको चूज करके हम फिर इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं. आपने कपल ऑफ एग्जांपल्स में इसको देखा भी, जैसे पॉइंट मास की वजह से फील्ड कितना आता है. यू कैलकुलेटेड, यू फाउंड द सेम फील्ड जो आप ऑलरेडी जानते हो. फिर लॉन्ग लीनियर वायर की वजह से भी आपने फील्ड को प्रूफ करके देगा. वो 2g लेम्डा अपॉन r के बराबर आया, विच यू ऑलरेडी नो कि ये फॉर्मूला होता है. और फिर मैंने आपको शीट के वजह से कितना फील्ड आता है उसको प्रूफ करने के लिए बोला था. होपफुली आपने ट्राई किया है. और इसके बाद ये स्फेरिकल शेल, इसका डेरिवेशन किया. इसका जो इनसाइड पे फील्ड आता है वो 0 होता है. आउटसाइड पे जो फील्ड आता है जस्ट लाइक एक पॉइंट मास की वजह से होता है. एग्जैक्टली वैसा होता है. यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया था. सो इस रिजल्ट को मैं एक बार रीराइट कर देता हूँ, और फिर आगे केस अगला केस करेंगे. रिजल्ट इज की यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल. सो अगर आपको कभी बोलता है कि स्फेरिकल शेल है, जिसका मास बोलेगा, रेडियस बोलेगा, और पूछेगा कि बताइए कितना फील्ड है. सो वी हैव कैलकुलेटेड कि ये जो फील्ड आती है एज ए रिजल्ट इनसाइड इट्स 0, and outside it is just like a point mass, that is gm upon r square. इसको मैनी ऑफ द केसेस में ग्राफिकली आपसे पूछता है कि ड्रॉ कीजिए कि ग्राफ कैसे है ई वर्सेस आर का. तो जब कभी आपसे ई वर्सेस आर का ग्राफ पूछेगा, तो अपने को ये देखना है कि दो पॉइंट्स पर, एक पॉइंट पर इसको ब्रेक करना है. कौन सा पॉइंट है? जो बाउंड्री वाला पॉइंट है. सो ऑन द सरफेस वाला पॉइंट होगा कैपिटल आर रेडियस. तो कैपिटल आर रेडियस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और उसके इस साइड वाला जो पोर्शन होगा वो इनसाइड को इंडिकेट कर रहा होगा, और बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो आउटसाइड को इंडिकेट कर रहा होगा. यू नो दैट. ना जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये टूवर्ड द सेंटर होती है, यानी आर की अपोजिट डायरेक्शन में होती है. अगर आप किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी टूवर्ड द मास, जबकि आर हम इस तरह से मेजर करते हैं. तो पॉइंट इज की जो आर की डायरेक्शन है और जो ई की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है. तो अगर हम आर को पॉजिटिव लेंगे तो फिर ई को निगेटिव चूज करना होता है. तो अगर आप उसको जब निगेटिव चूज करोगे तो फिर इसको हम अप साइड ड्रॉ ना करके डाउन साइड ड्रॉ करते हैं.
डाउन साइड का मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर इसका जो ग्राफ आएगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के डाउन साइड आएगा। किस तरह का ग्राफ बनेगा? सो इनसाइड वाले पोर्शन में 0 रखना है, तो आप इसको 0 बना के रखेंगे, तो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक ये 0 रहता है। इसके बाद सडनली ये एक अमाउंट तक जाता है। कई बार यहाँ पे माइनस साइन भी लोग लगा देते हैं, तो माइनस इसीलिए क्योंकि हम इसको डाउन साइड ड्रॉ कर रहे हैं। सो इसके बाद ये सडनली इस वैल्यू पर रखेगा और इस वैल्यू से डिक्रीज होते हुए ऐसा चला जाएगा। सो ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल। और ये जो वैल्यू है आर के जस्ट आउटसाइड, इस वैल्यू का मतलब है माइनस जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि फील्ड और फाइंड फील्ड नंबर ए जस्ट इनसाइड द सरफेस। तो कभी आपसे जस्ट इनसाइड सरफेस पूछता है तो आपका क्या आंसर रहेगा? What should the answer you are going to give कि spherical shell में surface के just inside how much the field is going to be? So as soon as वो just inside बोलता है तो अपने को inside वाला field catch करने का। Good. So it will be 0. Then it will be asking कि just outside the surface, just outside the surface. Yes, 0 is a correct answer. फिर अगर आपसे just outside के बारे में पूछता है, so what will be your answer when you are just outside? वो आर के राइट वाला ग्राफ 0 को टच करता है क्या कभी? आर के राइट वाला वो 0 को टच करता है इनफाइनाइट पे जाकर के। जब स्मॉल आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी आप बहुत दूर निकल जाएंगे, तो वो 0 को टच करेगा। सो जब आपसे आउटसाइड पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप उसकी पॉजिटिव वैल्यू बताएंगे, अदरवाइज माइनस साइन लगा के बताएंगे। वो 4 ऑप्शन होंगे अकॉर्डिंगली। अगर माइनस साइन है ऑप्शन में तो फिर माइनस साइन को ऑप्ट करने का, क्योंकि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। E is equal to माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन R अभी भी कैपिटल R के अप्रोक्सीमेटली होगा, तो इसलिए कैपिटल R स्क्वायर। सो जस्ट आउटसाइड अगर आपसे पूछता है देन यू नीड टू आंसर एज माइनस जी एम अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। जस्ट इनसाइड इट इज 0। फिर अगर सी पार्ट पूछता है कि ऑन द सरफेस, सो हाउ मच द फील्ड इज ऑन द सरफेस। इसका भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ बताइए कितना फील्ड है सरफेस पर। तो हम बोलेंगे कि जस्ट इनसाइड तो हमको पता आ रहा है 0 है, जस्ट आउटसाइड हमको पता आ रहा है माइनस जी अपॉन आर स्क्वायर है, और आर पर कितना है? तो आप बोलेंगे आर पर ये डिसकंटिन्यूअस है। सिंस फील्ड्स 0 से सडनली एक वैल्यू तक जाती है, इसलिए वो आर वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है। सो उसमें से एक ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिफाइंड, तो हम अपना आंसर वही दे देंगे, कांट बी डिफाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, या तो जस्ट इनसाइड या जस्ट आउटसाइड या ऑन द सरफेस। तीनों के आपको आंसर्स क्लियर होने चाहिए। जस्ट इनसाइड का फॉर्मूला हमारे पास है, इसका मतलब है दिस इज ट्रू व्हेन आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन कैपिटल आर, दिस इज ट्रू व्हेन आर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कैपिटल आर, और इक्वल टू कैपिटल आर के लिए आप बोलेंगे कि वो डिफाइंड नहीं है। Why can't it be gm upon r square? Because gm upon r square uh, ये फॉर्मूला नहीं है अपने पास। फॉर्मूला इनसाइड का है, अपने पास फॉर्मूला आउटसाइड का है, अपने पास फॉर्मूला ऑन द सरफेस का नहीं है। तो जिसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब है उसका फॉर्मूला हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो डिफाइंड नहीं है। फिर इसको मॉडिफाई करके पूछते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो एज ए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ।
और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। बोलेगा कि आपके पास स्फेरिकल शेल है, और इसके मास और रेडियस के बारे में बोल देगा। आपसे पूछेगा कि इफ अ पिन होल is made on the surface, then find field, field का मतलब gravitational field है, at that hole. So ये क्या कहना चाह रहा है पहले ये समझते हैं और फिर इसका आंसर करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसने बोला है कि एक पिन होल बनाया गया है, तो एक पिन होल बना देते हैं कहीं छोटा सा, लेट से यहाँ पे, और उस पिन होल पर आपने एक पॉइंट चूज किया है। ये पॉइंट है, लेट से पॉइंट का नाम पी दे देते हैं। ओ पॉइंट इज हेयर, और उस पिन होल पर आपको बात करनी है। तो क्या होता है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन है, अब देखो ये मैथमेटिक्स है बेसिकली। जो ग्राफ प्रीवियस स्लाइड पे आपने देखा है, तो ये ग्राफ पहले ओरिजिन से चलता है कंटिन्यूअस रहता है, आर्क के पहुंचने से पहले वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और फिर सडनली इस वैल्यू से चल करके फिर ये कर्व सरफेस पे चलता है। तो जब कभी इस तरह का ग्राफ होता है जो ब्रेक लेता है, इसको हम डिसकंटिन्यूअस कर्व कहते हैं। और जो डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं ना, तो जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं, जैसे इस केस में कैपिटल आर पर हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि उसकी कैपिटल आर पे वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती है। कैपिटल आर से पहले डिफाइन कर सकते हैं, उसके जस्ट बाद डिफाइन कर सकते हैं, बट उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सी पार्ट का आंसर अपना आया था कैन नॉट बी डिफाइंड। नो, लेकिन अगर कभी ऐसा बोलता है पिन होल किया गया है, तो फिर हम क्या करते हैं कि स्मॉल ओपनिंग करने के बाद उसके हम जस्ट इनसाइड की फील्ड को देखते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है। फिर जस्ट आउटसाइड की फील्ड को देखते हैं, और फिर दोनों का एवरेज कैलकुलेट करके बताते हैं। सो रूल इज दिस, so whenever this kind of opening or pinhole is made, so you'll write ki field at point P, which is at the whole point, is going to be written as field just inside plus field just outside divided by 2. तो जहां कभी डिसकंटिन्यूअस आपको नजर आए, ब्रेक नजर आए, फिर उसके पॉइंट पर पूछा जाए कुछ ऐसा होल या ओपनिंग बनाने के बाद, तो we will use this relation. The field at that point is going to be the average value of just inside and just outside. Now just inside आपने पता कर रखा था, तो आप जस्ट इनसाइड की वैल्यू जानते हो। जस्ट इनसाइड ये जस्ट वाली वैल्यूज है, तो वो 0 था। हाउ मच जस्ट आउटसाइड इज, आउटसाइड, ये भी जस्ट कंडीशन पर है। So that came out to be minus gm upon r square. So how much it is going to be at P point? तो आप बोलोगे 0 plus of minus gm upon r square divided by 2. So your answer is going to be, this is equal to minus capital G capital M upon twice r square. Understood? So this has been a part of many test papers or many exams. और उसमें 4 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन 0 रहेगा, दूसरा ऑप्शन माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर रहेगा, थर्ड ऑप्शन माइनस जी एम अपॉन 2r स्क्वायर रहेगा, और कुछ और भी रहेगा। सो अपने को ये समझना है कि वेन एवर दिस इज देयर इज अ ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी, और अगर उसी पॉइंट पर पूछा जाए, सो वी विल ऑलवेज टेक द एवरेज ऑफ इनिशियल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। ओके, सो दैट्स करेक्ट आंसर। सो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो गई जो कि स्फेरिकल शेल से रिलेटेड थी। और फिर नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर, जो अपने होमवर्क में प्रूफ किया होगा। सॉलिड स्फीयर। सो अगर अपने पास सॉलिड स्फीयर है और आपसे पूछा जाता है कि उसका फील्ड बताइए, इनसाइड एंड आउटसाइड कितना है, तो अगेन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मेथड है। दैट स्ट्रॉन्ग मेथड इज अ गॉस लॉ. You can use the Gauss law to find the field inside outside in symmetrical cases like spheres. सबसे सिंपल आपके लिए आउटसाइड होगा, तो पहले मैं आउटसाइड के लिए बता देता। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होगा r ग्रेटर देन कैपिटल R.
सो लेट्स से कि आप आउटसाइड इस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं, पी पॉइंट पर। बाय नाउ यू नो कि आपको एक गॉसियन सरफेस चूज करना होगा जो कि सिमेट्रिकल हो, क्लोज्ड हो, और ऐसा गॉसियन सरफेस आपको नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। एक ये रफ पिक्चर मैंने बना दिया ना, ये सॉलिड स्फीयर है ऑफ कोर्स, और गॉसियन सरफेस आपका ये है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट यू लर्न इन द प्रीवियस क्लास, तो यहाँ से हम अगर यूज करते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू -4 पाई कैपिटल जी मास इनक्लोज्ड। अब बोलोगे कि स्फीयर केस में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई होकर के आता है -e/4 पाई r² मोस्ट ऑफ द केसेस में। और आप उसके लिए क्या करेंगे, ds लेंगे, ds के बाद डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन जाता है -4 पाई कैपिटल जी मास इनक्लोज्ड, टोटल मास हो जाएगा। सो ई की वैल्यू आपके लिए gm/r² में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन वाइज भी लिखना होगा तो फिर एक माइनस भी लगा देते हैं। सो मैग्नीट्यूड इतना रहता है और डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर रहेगा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, तो इसका भी आंसर वही है जो स्फेरिकल शेल का था। तो वेदर इट इज स्फेरिकल शेल, वेदर इट इज अ सॉलिड स्फीयर, वेदर इज अ पॉइंट मास एट द सेंटर, सभी का फॉर्मूला आउटसाइड के लिए सेम रहता है। सो दे बिहेव जस्ट लाइक सेम फॉर फील्ड्स आउटसाइड द बाउंड्रीज। इनसाइड बदलता है, और इससे पहले वाले केस में इनसाइड आपको 0 मिला था, यहाँ पर क्या मिलेगा उसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। इनसाइड, सो आप इनसाइड के लिए क्या करेंगे कि इनसाइड पर एक गॉसियन सरफेस लेना चाहेंगे, r इज लेस देन r कंसीडर करते हैं। ये आपका ओरिजिनल था, इस पर आपने एक गॉसियन सरफेस लिया है p पॉइंट से पास होता हुआ, जहां पर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी थी स्मॉल r डिस्टेंस पर। और इसके लिए फिर आप यूज करते हैं जो लॉ आपके पास है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू -4 पाई जी एम इनक्लोज्ड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए फिर आप क्या करोगे, डीएस कंसीडर करोगे, ई की डायरेक्शन अगेन रेडियली होगी और टूवर्ड द सेंटर होगी। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, फील्ड विल बी टूवर्ड द सेंटर और ds will be outside, so angle will be 180 डिग्री at all the locations। तो एक माइनस आ जाएगा, फिर e बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds आ जाएगा। इस साइड आएगा -4 पाई कैपिटल जी मास इनक्लोज्ड। इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दिस विल बी 4 पाई r² इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल जी मास इनक्लोज्ड। सो आप देखोगे कि जो फॉर्मूला बनता है ना, वो बेसिकली यही फॉर्मूला बनता है, gm/r²। सो इनसाइड के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला रहता है, अगर आप जनरल वे पे याद रखना चाहते हो। द ओनली डिफरेंस इज कि इस पे हमको मास कौन सा यूज करना है। अपने को वो मास यूज करना है जो आपने बाउंड्री ली है ना, जो गॉसियन सरफेस चूज किया है, उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड वाला मास चाहिए। तो अगर आपको इनसाइड वाला मास पता हो तो आप gm/r² लगा सकते हो इनसाइड के लिए भी। और ये आप हॉलो स्फीयर में भी देख सकते हो कि उसके इनसाइड का भी फॉर्मूला हम यही समझ सकते हैं, लेकिन उसका मास इनक्लोज क्या होता है, 0। तो इसलिए वो आंसर 0 देता है। इसके अंदर कितना मास इनक्लोज जाएगा वो अपने को कैलकुलेट करना होगा। तो मास इनक्लोज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो डीएम कभी लोगे आप, डीएम छोटा सा, तो वो डीएम की जो वैल्यू आती है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है स्फेरिकल केस में, वो भी हम लोग बात कर चुके हैं। वॉल्यूम लिखा जाता है 4 पाई r² dr। सो ये अपना डीएम हो गया। अगर आपको मास इनक्लोज निकालना है तो ये डीएम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर के स्मॉल r तक, और कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल मास आ जाएगा। सो अगर अपने को मास इनक्लोज चाहिए, इसका मतलब आपको वो मास चाहिए विच इज अप टू स्मॉल r रेडियस। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है रो इंटू 4 पाई r² dr, एंड इट हैज टू रन फ्रॉम 0 टू स्मॉल r। तो 0 से स्मॉल r तक हम इंटीग्रेट करते हैं। ये जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होगा, आगे चल करके वो आपसे एडवांस में कैलकुलेशन कराएगा, ये डेरिवेशन करवाएगा, तो उसमें वो डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं देगा। ऐसा बोलेगा कि डेंसिटी जो है वो रेडियस के साथ बदल रही है, वेरिएबल डेंसिटी का स्फीयर है।
तो अपने को क्या करना होगा कि उस डेंसिटी की जो भी वैल्यू आपको देगा वो यहाँ पे रख लेंगे। आर का फंक्शन होगा, इसलिए आर के फंक्शन में एक रिजल्ट बन जाएगा और जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सारे स्टेप्स वही रहेंगे, ऑल द स्टेप्स विल बी एग्जैक्टली द सेम, ओनली डेंसिटी विल बी रिप्लेस्ड ओवर हियर विद अ वेरिएबल वैल्यूज। यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट माना गया है, यूनिफॉर्म है इसलिए डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालेंगे। सो ये बन जाएगा रो इंटू 4 पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर एंड आर रन्स फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर। तो ये क्यूब बाई 3 हो जाएगा। सो ये बनेगा रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3। और वैसे भी हम बता सकते थे कि इस अंदर कितना इनक्लोज्ड मास आएगा, तो आप बोलोगे कि टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ इनसाइड वन, वही बन के आ रहा है। बट इसको जनरल वे पे हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो क्या अपने को ये पता चल रहा है कि जो मास इनक्लोज्ड है वो रो डेंसिटी की जगह लिख सकते हैं टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और इधर क्या निकल के आया, 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब निकल के आया। सो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि दिस इज कमिंग आउट ऑफ दिस। सिंस ये यूनिफॉर्म था तो ये आप ये लाइन डायरेक्टली भी लिख सकते थे। यू कुड राइट दिस लाइन वेरी डायरेक्टली, total mass by total volume into the volume you are interested in. So यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि ये बनेगा m r क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब। अब में से कई लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था और यही आंसर आया होगा। अब इस मास इनक्लोज को वापस उस पर रख देंगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाइनल फॉर्मूला विल बी E इज इक्वल टू G कैपिटल M r क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट योर रिजल्ट E इज इक्वल टू, अगेन दिस इज अ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए आप बोलेंगे टुवर्ड द सेंटर है, सो दिस इज गोइंग टू बी G M R डिवाइड बाय R क्यूब। बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो किसी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में अगर आप जाएंगे R डिस्टेंस पर तो उसकी जो फील्ड आती है वो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है और बाकी G अपॉन R क्यूब है। और आउटसाइड जस्ट लाइक अ पॉइंट मास होता है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगर आपने ये प्रूफ किया था, दैट वाज द पर्पस हाउ टू यूज द गॉस लॉ। ओके, सो प्रीवियस स्लाइड भी मैं शो कर दे रहा हूँ। ये सॉलिड स्फीयर का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। आउटसाइड के लिए ये निकल के आया, इनसाइड के लिए जो अभी आपने देखा वो निकल कर गया। अब इसको हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जनरली वो एग्जाम में ग्राफ से पूछता है कि ये ग्राफ किसका है बताइए, या फिर इसको कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो लेट्स मूव टू शो रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ। तो अपने पास क्या निकल कर क्या है, एक तो यह है इनसाइड। इनसाइड अगर आप फील्ड देखना चाहोगे तो E की वैल्यू आएगी GMR अपॉन R क्यूब एंड दैट विल बी वैलिड अप टू R। आउटसाइड E is going to be equal to G कैपिटल M डिवाइड बाई R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। ये कब वैलिड होगा, आउटसाइड जोन के लिए और आउटसाइड रीजन के लिए वैलिड होगा। नाउ सिंस ये अट्रैक्टिव फील्ड है इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। ग्राफ में जब शो करेंगे तो माइनस के साथ दिखाएंगे, माइनस आपको बताएगा टूवर्ड द सेंटर है, तो यहाँ पे माइनस का मतलब है टूवर्ड द सेंटर। और इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको पूछेगा बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है। तो आपको राइट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होता है। ये 0 है। अब देखोगे कि जब 0 से स्टार्ट करोगे तो स्मॉल r की वैल्यू 0 रखने का मतलब इनसाइड वाले पार्ट की बात चल रही है। स्मॉल r को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये r पर लीनियर है, सो इट विल बी मूविंग जस्ट लाइक अ लाइन, सो लीनियरली जाएगा कुछ ऐसा। कब तक लीनियरली चलेगा, जब तक ये बाउंड्री तक नहीं जाते। बाउंड्री बोले तो कैपिटल R की लोकेशन तक, सो दैट्स अ कैपिटल R। So inside में it has to be linear straight line passing through origin, so it's like y is equal to mx। इसके बाद ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है, जो 1 अपॉन आर स्क्वायर का होता है वो एग्जैक्टली वही होता है जो हॉलो केस में देखा आपने, शेल केस में देखा। तो फिर यहीं से ये चलेगा और ये इस तरह से चला जाएगा और ये इनफाइनाइट पे टच करता है जाकर, सो दिस इज गोइंग टू टच एट इन्फिनिटी। तो इसलिए हम ऐसा शो कर देते हैं। सो ये स्ट्रेट लाइन है और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है और जो आर वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पर मिलने वाली है।
तो आर वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सरफेस पर कितना आएगा। तो सरफेस पर आएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इस केस में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू जस्ट इनसाइड, व्हाट इज द वैल्यू जस्ट आउटसाइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑन द सरफेस। तो आप बोलोगे कि ये जो कर्व है ये कंटीन्यूअस है। जब कभी कंटीन्यूअस कर्व होता है ना, तो जो उस पॉइंट पर वैल्यू होती है जस्ट इनसाइड भी वही होती है, जस्ट आउटसाइड भी वही होती है। तो यहाँ पर जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑल विल बी सेम एंड इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर स्क्वायर। सो E just inside is equal to E just outside is equal to E on the surface. All are going to be equal to minus GM upon R square. अब आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट, और आ भी जाना चाहिए कि जब डिसकंटिन्यूटी होती है, ब्रेक होता है ग्राफ में, तो फिर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की वैल्यूज अलग अलग आती हैं, और सरफेस पर वो डिफाइंड नहीं होता है, उस ब्रेकिंग पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस स्टोरी है तो जस्ट हेयर जस्ट विद इन और जस्ट आउटसाइड बराबर जाता है। सो ये काफी पॉपुलर एग्जांपल है दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। कोई कंसर्न डाउट आएगा तो आपको पूछने का, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इससे फॉरवर्ड जाने से पहले एक और पॉइंट प्रूव कर लेते हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ में आपने देखा था कि आउटसाइड ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, इनसाइड ग्रेविटी कैसे चेंज होती है एंड एवरीथिंग। सो मैंने इनसाइड का प्रूफ नहीं दिया था, आई साइड की कुछ कपल ऑफ लेक्चर के बाद आप समझ जाओगे। तो ये बेसिकली वही केस चल रहा है, अर्थ का ही केस चल रहा है। अर्थ इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर। तो हम आउटसाइड जाते हैं तो फिर इसको जीएम अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। तो इनसाइड जाते हैं तो इनसाइड क्या लिखना चाहेंगे, जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। तो ये देखने में आपको डिफरेंट लग रहा है इनसाइड वाला फॉर्मूला, लेकिन अगर आप इसको रीराइट करोगे तो ये वही फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने लिखा था जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो उसका प्रूफ मैं यहाँ पे शॉर्टली दे देता हूँ और आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। प्रूफ किसका, प्रूफ जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। दिस वाज द प्रूफ दैट आई लेफ्ट, और अभी इसको हम लोग डील कर सकते हैं। आपने पूछा है कि व्हाट कैन बी द वैल्यू एट द सेंटर। सो आपके पास फॉर्मूला है, लुक एट दिस फॉर्मूला। अगर आप सेंटर पे जाना चाह रहे हो तो सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होती है? सेंटर मींस स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 because small r starts measuring from the center itself. So सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू 0 होती है, यानी वो इनसाइड वाला पॉइंट है। तो इस वाले ग्राफ फॉर्मूले में जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसमें स्मॉल आर को 0 रखिए। जैसे आप स्मॉल आर को 0 रखोगे तो सेंटर पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सो E is 0 at the center, और तभी अपना ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। अंडरस्टूड? तो इसका प्रूफ कैसे देख सकते हैं, तो अर्थ वाला केस यूज कर लेंगे। हम लोगों ने कुछ ऐसा बोला था कि डी डेप्थ नीचे जाते हैं, तो डी डेप्थ नीचे आ जाते हैं, ये पॉइंट है। और इस डी डेप्थ पर आने के बाद अपने को फील्ड के बारे में पता करना है। सो अगर ये पी पॉइंट पर हम फील्ड को पता करना चाह रहे हैं, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, दैट्स डी डेप्थ, तो अपने को सबसे पहले ये पता करना होगा कि सेंटर से कितनी दूरी है। सो सेंटर से डिस्टेंस जब आप मेजर करोगे, सो दैट विल बी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई माइनस डी, दैट्स गोइंग टू बी स्मॉल आर। लेट्स दिस इज अर्थ, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर जिसका अभी हम लोगों ने प्रूव किया। अच्छा, इनसाइड फील्ड कितना होता है? इनसाइड फील्ड होता है E इज इक्वल टू कैपिटल जी m इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनसाइड। यहाँ पर इस E का मतलब G है, ग्रेविटी और E दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो ये जो E है वो G डैश को इंडिकेट कर रहा है। सो G डैश इज बेसिकली E, एंड व्हाट इज G? G is GM अपॉन R स्क्वायर। हम लोगों ने बात किया था G अपना स्पेसिफिक नंबर होता है, तो वो नंबर को भी लिख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को इस पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने को पता चलेगा G डैश इज इक्वल टू GM अपॉन R
ई स्क्वायर आप सेपरेटली लिखिए एंड आर अपॉन आर ई को अलग कर लीजिए. This could be written as G, and in place of R we can write this number, which is RE minus D. Divide by RE. This could be rewritten as G in bracket 1 minus D upon RE. Can you see the proof? जो आपने उस समय यूज किया था वो डायरेक्टली प्रूव हो जाता है. कॉपी कर लीजिए. So hence it gets proved. Now you find कि इसका प्रूफ कितना इजी हो गया अगर हमने गॉस लॉ के को फॉलो किया, सॉलिड स्फीयर के बारे में पता किया, फिर इसके बाद इनसाइड वाली फील्ड को कैलकुलेट कर लिया. और अगर अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट करते तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता. सो ये प्रूफ भी आपके काम का हो जाता है. नेक्स्ट गोइंग टू बी केस ऑफ द सेल और रादर सिलेंडर्स. तो सिलेंडर्स की वजह से क्या फील्ड्स होती हैं उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं. एंड देन फील्ड्स के सारे केसेस आपके कवर हो जाएंगे जो कि पॉपुलर होते हैं. और कोई नया केस आएगा तो आप इसी गॉस लॉ को यूज करके निकाल भी सकते हो, बिकॉज यू गॉट टू नो हाउ टू प्रूव द केसेस. तो ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सिलेंडर. यूनिफॉर्म सिलेंडर. अब ये जो सिलेंडर होगा दैट कुड बी टू केसेस ऑफ कोर्स. वन कैन बी द hollow one, another can be solid one. hollow का मतलब हमारा शेल से होता है. तो फर्स्ट केस में हम लोग कंसिडर करते हैं सिलिंड्रिकल शेल. लेकिन ये यहाँ पर हम लोग जो सिलिंड्रिकल शेल कंसिडर करेंगे वो काफी लॉन्ग होंगे. सो लॉन्ग का मतलब होगा इनफाइनाइट लेंथ के होंगे, क्योंकि हम गॉस लॉ लगाने में तभी कंफर्टेबल होते हैं जब वो काफी लेंथ का होगा, सो दैट कि हम ये बता पाए कि उसकी फील्ड किस डायरेक्शन में जाने वाली है. Okay, you want to see the last slide? So here's the last slide. You can watch it quickly. Well, I'm hopeful कि आपको आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो जितना ये बोला जा रहा है. अगर कल का लेक्चर आपने प्रॉपर्ली वॉच किया है, उतना डिफिकल्ट नहीं है. और अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है, सो यू कैन डील इवन द एडवांस लेवल प्रॉब्लम एट एनी टाइम इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड. एक बार आप ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना लर्न कर लेते हो तो आगे की जितनी भी स्टोरीज हैं लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क और जो भी है वो सारा कुछ इसी पर डिपेंड रहता है. तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल को अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा बनाया जा सकता है. रफली लेट्स से ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल है और इसको शेल जैसा अपीयरेंस देने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह का बना देता हूँ. एंड देन अपने को फील्ड पता करना है. कहाँ पता करना है? इनसाइड एंड आउटसाइड. ये इसकी एक्सेस हो जाएगी. ये जो शेल है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये अभी भी आगे चल रहा है, यहाँ भी आगे जा रहा है. एंड इट्स आल्सो रनिंग डाउन साइड. एंड हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू गो? इनफाइनाइट तक. तभी हम लोग गॉस लॉ लगा पाएंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सिमेट्रिकल. इसका रेडियस लेट्स से कैपिटल आर रेडियस है. और क्या गिवन होगा? इसकी डेंसिटी गिवन होगी, सरफेस डेंसिटी. तो लेट्स से सिग्मा सरफेस डेंसिटी. तो आपको अपने आंसर सिग्मा के टर्म में और कैपिटल आर के टर्म में, ये स्मॉल आर के टर्म में देने होते हैं. अगेन स्टोरी होगी कि इनसाइड क्या चल रहा है, आउटसाइड क्या चल रहा है. सो इनसाइड के बारे में बात कर लेते हैं. इनसाइड का मतलब होगा स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर. दैट मीन्स कोई एक पॉइंट पी यहाँ पर लोगे, उस पी पॉइंट पर निकालना होगा आपको, जो कि यहाँ से एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है. नाउ इस पॉइंट पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप गॉसियन सरफेस चूज करना चाहोगे. कैसा गॉसियन सरफेस चूज करना चाहोगे? तो उसके लिए आप बोलोगे कि बेटर वुड बी सिमेट्रिकल हमको लेना है. सिलेंडर के साथ सिमेट्री जो है वो सिलेंडर ही दिखा सकता है. तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस आप चूज कर लीजिए.
मैं इसी पे बना देता हूँ। वो कितना लेंथ का आप चूज करेंगे वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, बट कैसा शेप का होगा ये जरूर मैटर करेगा। सो लेट्स से एल लेंथ का एक सिलिंड्रिकल शेल लिया है, उसी के इनसाइड में बहुत छोटा सा बनाया मैंने, और होपफुली आपको दिख रहा होगा। एल लेंथ का है, स्मॉल आर रेडियस का है, उस पर हम गॉस लॉ लगाने वाले हैं। जैसे आप गॉस लॉ लगाओगे तो आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर और डी एस, दिस इज इक्वल टू -4 पाई जी एम इनक्लोज्ड। क्या आप बता सकते हो इसके इनसाइड में कितना मास इनक्लोज्ड होगा? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने सिलेंडर लिया वो किस तरह का, वो सिलिंड्रिकल शेल है। तो सिलिंड्रिकल का शेल आपने चूज किया, सो हाउ मच द मास इनसाइड इज गोइंग टू लाई। सो नो मैटर आप कौन सा पार्ट इनसाइड लेते हो, इनसाइड का मास 0 हो जाएगा। और जैसे इनसाइड का मास 0 हो जाएगा तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड के बारे में कैलकुलेशन करोगे। लेफ्ट हैंड साइड के बारे में कैलकुलेशन करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वही है, टॉप सरफेस, कर्व सरफेस, बॉटम सरफेस। तो तीनों सरफेस से आपको कैलकुलेट करना होगा। टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस का 0 आएगा क्योंकि जो फील्ड लाइंस आएंगी वो सिमेट्रिकल होंगी, वो टूवर्ड्स एक्सिस होंगी। तो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस से 0 चला जाएगा। तो उसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू आता है, अगर मैं आपको डायरेक्टली लिखूं तो आपने निकाला था कुछ ई इंटू 2 पाई आर एल आता है। ई कांस्टेंट की वजह से बाहर आएगा, कर्व सरफेस का 2 पाई आर एल उसका सरफेस एरिया आता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉन्ग वायर के केस में किया था, और इज इक्वल टू 0। सिंस ये 0 आ रहा है तो यहाँ से आपको डायरेक्टली एक पॉइंट क्लेम करने का पॉइंट बचा कि ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सो पॉइंट इज कि सिलिंड्रिकल सेल के इनसाइड भी फील्ड की वैल्यू 0 रहती है, जस्ट लाइक स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड की वैल्यू 0 रहती है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया, व्हाट इज द फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल शेल, यू से इट इज 0, एंड आउटसाइड क्या होगी वो भी हम निकालेंगे। आपने लिखा कि इनफाइनाइट ही क्यों लेते हैं वो नहीं समझा। इनफाइनाइट इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इंटीग्रेट कर पाए। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए ई और डीएस के बीच की डायरेक्शन को हमको समझना होता है। अगर आपने ये इनफाइनाइट नहीं लिया, देन यू विल फाइंड कि किसी भी पॉइंट पर फील्ड इस डायरेक्शन में ही हो, जरूरी नहीं है उसका वर्ड वर्ड ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो भी आएगा। सिंस पैरेलल कंपोनेंट आएगा और हर लोकेशन पर ई की फिर डायरेक्शन बदलेगी, सो ई विल चेंज इट्स डायरेक्शन एट एवरी लोकेशन। हेंस ई डॉट डीएस में जो कॉस थीटा आने वाला है वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा, तो फिर उसको इंटीग्रेट कर पाना हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। इनफाइनाइट केस में क्या रहता है, इनफाइनाइट केस में एक चीज गारंटीड होती है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो टूवर्ड द एक्सिस ही रहने वाला है, बाकी सारे उसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो 0 रहने वाला है। तो फिर हम ई डॉट डी एस इजिली कर पाते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव इट टू बी इनफाइनाइट इन ऑर्डर टू सॉल्व बाय यूजिंग द गॉस लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अगर फाइनाइट सिलेंडर लेते हो तो क्या गॉस लॉ से आंसर निकाल पाओगे, तो आप बोलोगे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है। क्या गॉस लॉ लगाया जा सकता है? यस, गॉस लॉ लगा सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज इतनी मैथमेटिक्स अभी आपको नहीं सिखाई गई है कि आप ई डॉट डी एस को कैलकुलेट कर लें जिसमें ई वेरिएबल हो, डीएस वेरिएबल हो, थीटा वेरिएबल हो। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। When we say E dot ds, we mean it's a E, it's a ds, it's a cos theta. Three variable. Theta is a variable, ds is a variable, E is a variable. Three variables within one integration is a huge challenge. हम वही इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाते हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल चल रहा हो, और फिर भी इसको परफॉर्म कब करना है, पूरे कर्व सरफेस पे भी करना है, वो अगला चैलेंज है। सो दिस इज ऑफ हाई ग्रेड इंटीग्रेशन। उसको हम जिस केसेस पे सॉल्व कर पाते हैं वो सिमेट्रिकल केसेस हैं, इसलिए हम सिमेट्रिकल केसेस को ही डील कर पाते हैं इस लेवल पर जिस लेवल पर हम लोग अभी हैं। अच्छा, आउटसाइड के लिए क्या करेंगे, इसी में मैं आउटसाइड वाला पॉइंट लिख देता हूँ। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब हुआ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो उसके लिए आपको एक आउटसाइड गॉसियन सरफेस लेना होगा, इसी फिगर में मैं बना दे रहा हूँ। वो भी गॉसियन सरफेस आप कैसा चूज करना चाहोगे, सिलिंड्रिकल चूज करना चाहोगे। उसकी भी लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लीजिए, क्योंकि लेंथ मैटर नहीं करती, बाद में कैंसिल आउट हो जाएगी। इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर आएगी, आउटसाइड चला गया। इसके कितने सरफेस होंगे काउंट करने के बाद, तो आपको काउंट करना होगा कि एक ये टॉप सरफेस होगा, एक ये बॉटम सरफेस होगा, और नेक्स्ट ये कर्व सरफेस होगा।
क्योंकि इंटीग्रेशन आपको ऑल थ्री से करना है, और मैं यहाँ पे क्विकली इंटीग्रेशन करता, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई जी मास इनक्लोज्ड। मास इनक्लोज्ड कितना है वो आप पता कर सकते हो, और अगर आपने ये मास इनक्लोज पता कर लिया, कई बार ये सिग्मा ना देकर के लेमडा भी दे सकता है, हालांकि लेमडा वन डायमेंशन के लिए होता है, तो ये भी मोर और लेस वन डायमेंशन ही लगता है। तो सिग्मा देगा तो भी आंसर दे देंगे, लेमडा देगा तो भी आंसर दे देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं। आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेशन है, इट हैज टू बी इन थ्री टर्म्स, ई डॉट डी एस फॉर फर्स्ट सरफेस, ई डॉट डी एस फॉर द सेकेंड सरफेस, ई डॉट डी एस फॉर द थर्ड सरफेस। And this must be equal to minus 4 pi g m enclosed. Can we think of how much m enclosed is? So m enclosed को मैं अलग से बता देता हूँ। आप ऐसा बोलोगे कि सिग्मा अगर डेंसिटी है तो उस डेंसिटी का वो एरिया जो इस इनक्लोज सरफेस के अंदर चल रहा है। So you need to write sigma into area. Which area? Can you write it is going to be 2 pi r into L? I'm using capital R. Can you think of? क्योंकि मास कहाँ पर है? मास कैपिटल R पर है, तो 2 पाई R उसका पेरिफेरी, L लेंथ का मास इनसाइड है, तो 2 पाई R इंटू L एरिया हो गया। उस एरिया को एरियल डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये लेमडा दिया होता तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेमडा इंटू लेंथ। हाउ मच द लेंथ इज? लेंथ इज L। तो यहाँ से एक और रिलेशन अपने को बनता है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो हम इसको इस केस में लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई R। कई बार वो डेंसिटीज को कंपेयर करा लेता है कि डेंसिटीज में क्या रिलेशन है। तो लेमडा कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू सिग्मा, सिग्मा कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू डेल्टा, sorry, this lambda by comparing the mass in terms of both units. So 2 pi r sigma is lambda, और ओवरऑल मास आप lambda into L बोल सकते हो, या फिर सिग्मा 2 pi r L into L बोल सकते हो। तो ये मास इनक्लोज्ड हो गया। मास इनक्लोज को लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग हम लेमडा लिख देते हैं और L लिख लेते हैं। लेमडा की वैल्यू वहां पर लिखी हुई है, सिग्मा के टर्म में आंसर आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट का इंटीग्रेशन कितना होगा? कैन यू थिंक ऑफ द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट सरफेस व्हिच इज द सर्कुलर सरफेस ऑफ द टॉप? वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो फील्ड लाइंस टेंजेंट इस तरह से जा रही होंगी, ds परपेंडिकुलर होगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो पहला जीरो हो जा रहा है। क्या बता सकते हो सेकंड थर्ड में भी एक कोई जीरो होगा? कौन सा जीरो होगा? सेकंड इंटीग्रेशन और थर्ड इंटीग्रेशन। तो जिस तरह से हम लोगों ने लिया है उस नाम को ध्यान रखना है। सेकंड मैंने बॉटम का नाम दिया है, तो सेकंड भी जीरो हो जाएगा। गुड, सेकंड भी जीरो हो जाएगा। थर्ड बचेगा, थर्ड की कितनी वैल्यू आएगी वो आप जानते हो। सो थर्ड की जो वैल्यू आती है, अभी थोड़ी देर पहले यूज की थी, यहाँ पर भी यूज की है, तो एग्जैक्टली वही बनेगी, माइनस ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल is equal to minus 4 pi g sigma into, or this lambda into L. This converts itself into E is equal to, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2g lambda by r। अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि अगर हमारे पास लॉन्ग सिलेंडर है तो इनसाइड, अगर हॉलो है तो इनसाइड फील्ड जीरो होती है, और आउटसाइड जस्ट लाइक अ लीनियर वायर होता है। और लीनियर वायर केस में भी अपना आंसर कितना आया था? 2g lambda by r आया था। अगर आपको इसको सिग्मा के टर्म में देना है तो क्या लिखना होगा? तो लिखना होगा 2g अपॉन r इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई r डिवाइड बाई स्मॉल r। सो इसके टर्म में आपको आंसर देना होता है 4 पाई सिग्मा g r बाई स्मॉल r। सो इट कैन बी आस्क्ड इन आइदर ऑफ द वे। लेमडा देगा तो आपको कैसे याद रखना है? जस्ट लाइक ए पॉइंट, जस्ट लाइक ए लीनियर वायर आउटसाइड होता है, फिर लेमडा को आप सिग्मा के टर्म में इस तरह से रिलेट कर लीजिए, कभी भी रख करके इस आंसर को बता सकते हो। पॉइंट है इसकी, जो इनसाइड फील्ड होती है वो जीरो रहती है, और जो आउटसाइड होती है ये 1 अपॉन आर होती है। आपने देखा था स्फीयर केस में ये 1 अपॉन आर स्क्वायर हुआ करती थी,
तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है स्फीयर के इनसाइड में कैसे बदल रही होती है या आउटसाइड कैसे बदल रही होती है, और सिलिंड्रिकल सेल में इनसाइड एंड आउटसाइड कैसे चल रही होती है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यहीं पर शॉर्ट में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा देता आपको। इसको डाउन साइड शो करते हैं जस्ट लाइक अर्लियर केस, क्योंकि ये नेगेटिव होती है टूवर्ड दी एक्सिस या सेंटर हो रही होती है, तो ग्राफ में नीचे दिखाते हैं। आइडिया क्या रहेगा? आइडिया वही रहेगा, कैपिटल आर पर एक बाउंड्री ड्रॉ कर लो और जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक इसको जीरो जाना है तो जीरो जाने देते हैं। फिर सडनली ग्रो कर जाएगा, जब सडनली ग्रो कर जाएगा तो उस वैल्यू से लेकर के ये 1/r से ऐसा जाएगा। ये जो दूसरा वाला कर्व बना है इसको हम हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं, क्योंकि ये 1/x जैसा है। तो ये 1/r² का 1/r का है और ये 0 है। ये भी डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पर? सरफेस पर। तो जस्ट सरफेस के इनसाइड पूछेगा तो 0 बोलेंगे, आउटसाइड पूछेगा तो ये वैल्यू बोलेंगे, जो भी ये वैल्यू आ रही है। हाउ मच वैल्यू विल बी? तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए। जैसे आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 पाई सिग्मा इंटू जी, -4 पाई sigma into g, that is going to be on the surface, just outside। जस्ट इनसाइड कितना होगा? 0। ऑन द सरफेस पे होल बना करके बोलेगा तो इनसाइड प्लस आउटसाइड बाई 2 कर देंगे। ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए। कई बार वो ग्राफ देकर के आपसे पूछ सकता है कि वो वैल्यू कितनी है बताइए, तो आप वैल्यू भी बता सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लेस कर सकते हो। फिर हम लोग सॉलिड सिलेंडर का केस कर लेते हैं, उसके भी फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर लेंगे। आपने कुछ डाउट पूछा है, जैसे मास इनक्लोज्ड को लेमडा एल कैसे लिया, वो एक बार री एक्सप्लेन करो। लेमडा एल कैसे लिया? तो ये जो तो मास है ना, वो सर्कुलर पार्ट में सिमेट्रिक है और लेंथ के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो अगर हम लेमडा बोल देते हैं तो लेमडा बिकम्स कि एक यूनिट लेंथ में कितना मास है। तो अगर एक यूनिट लेंथ का मास लेमडा है तो एल लेंथ का मास कितना होगा, क्योंकि एल लेंथ का मास ही इनसाइड है। सो एल लेंथ का मास इनसाइड है, सो लेमडा linear density into length is the total mass, surface density into surface area is equal to total mass। तो मास को लिखने के हमारे पास कई तरीके थे, लेमडा इंटू लेंथ, सिग्मा इंटू एरिया, रो इंटू वॉल्यूम। तो किसी भी के टर्म में आप लिख सकते हो, जो भी आप जो वहां पर एप्लीकेबल हो। फिर आपने why we took it in negative side, वाई वी टुक इट इन नेगेटिव साइड, क्यों? इसलिए ये जो ई नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालोगे, जैसे यहाँ पर, तो फील्ड होगी टूवर्ड्स दी एक्सिस, जो कि आर की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो सिंस ई और आर के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो और जिस डायरेक्शन में आर होता है ई उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो फिर अगर हमने आर पॉजिटिव लिया है तो हमको ई को नेगेटिव लेना होता है। तो ये हर केस में लागू होता है, चाहे वो पॉइंट मास का फील्ड हो, क्योंकि फील्ड एक अट्रैक्टिव फील्ड है। जब कभी अट्रैक्टिव होती है तो हमेशा नेगेटिव होती है। जैसे आपने कभी पहले पढ़ा था कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेगेटिव, तो फोर्स नेगेटिव है तो फील्ड भी नेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव ड्रॉ करते हैं। तो कई बार आपसे बोलेगा मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर इस नीचे वाले कर्व को हम ऊपर बना देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ग्राफ सेम सिलिंड्रिकल सेल के लिए है, हाँ, इसी इसी सिलिंड्रिकल सेल के लिए ग्राफ है। तो इस स्लाइड में जितना भी दिख रहा है वो सिलिंड्रिकल सेल के लिए है। उसका इनसाइड वर्जन भी है, उसका आउटसाइड वर्जन भी है, उस ग्राफ उसका फिगर भी है और ग्राफ भी है। मास कैसे कैलकुलेट किया गया वो सारा कुछ एक ही स्लाइड पे फिट है। देन वी कैन से कि अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो फिर क्या करने का? अगर इसी को हम सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं तो प्रीवियस स्लाइड को मैं ले जाता हूँ। सपोज कर लीजिए अगर आप आउटसाइड कैलकुलेट करते हो तो आउटसाइड में क्या चेंजेस आएंगे? कैन यू एक्सपेक्ट एनी चेंज फ्रॉम फॉर आउटसाइड फील्ड? आप एग्जैक्टली एक ऐसा गॉसियन सरफेस लोगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तीनों पार्ट्स का जो कैलकुलेशन आएगा एग्जैक्टली यही आएगा जो आपने यहाँ पे बनाया है, isn't it?
और उसका भी जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा यही आएगा, राइट हैंड साइड यही आएगा। हाँ, वहां पर क्या होगा कि जो डेंसिटी है वो सिग्मा ना होकर के कौन सी डेंसिटी आ जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी आ जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी लिख करके वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो उसको भी लेमडा एल लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो हम आउटसाइड के लिए केवल मास इनक्लोज को चेंज करके बाकी सारी स्टोरी वही कॉपी कर सकते हैं। इनसाइड के लिए हमारा जीरो नहीं आ रहा है, तो इसलिए मास इनक्लोज उसको निकालना पड़ेगा। तो फिगर बना देते हैं, फिर इसके बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे। सो लेट से ये सिलेंडर का एक पोर्शन है। अगेन इसको हमको लॉन्ग लेना पड़ेगा, दैट मीन्स इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। और इनफाइनाइट शो करने के लिए आप ऐसी डॉटेड लाइन दिखा सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि वही आपका काफी लेंथ का है। एंड देन देयर मस्ट बी एन एक्सिस पासिंग थ्रू समवेयर फ्रॉम द सेंटर। तो एक सेंटर से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दैट विल बी बिहेविंग लाइक एक्सिस। देन आपको पता करना होगा कि हम कहाँ पे वर्क करना चाह रहे हैं। तो लेट से पहले आउटसाइड वर्क कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने आउटसाइड निकाला है और आउटसाइड सिमिलर टाइप का आने वाला है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो उसके लिए गॉसियन सरफेस यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये रफ में पिक्चर बना हुआ एल, इसकी रेडियस कितनी है आर, 3 सरफेस होंगे, ये सरफेस 1 हो जाएगा, ये सरफेस 2 हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस है, इसको 3 बोल सकते हो। ऑल 3 से फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। फिर इसका रो डेंसिटी दिया गया होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, रिजिड बॉडी है। सो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू -4 पाई जी एम इनक्लोज्ड। इंटीग्रेशन इसको 3 पार्ट में करोगे, 1 पार्ट ई डॉट डी एस, सेकेंड पार्ट ई डॉट डी एस, और सेकेंड सरफेस पर इसको करना होगा, फिर थर्ड सरफेस पे करना होगा ई डॉट डी एस। 3 सर्फेसिस, इसलिए 3 सर्फेसिस पे करना होगा। नाउ फर्स्ट सरफेस पे यू कैन विजुलाइज कि 0 आने वाला है, सेकेंड सरफेस पर 0 आने वाला है, थर्ड सरफेस पर कितना आने वाला है, ये बनेगा -e/2 पाई r/l इज इक्वल टू -4 पाई g इंटू एम इनक्लोज्ड। नाउ इस एम इनक्लोज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एम इनक्लोज्ड इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। अगर हमने इसको लेमडा के टर्म में कंसीडर किया होता तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा। वॉल्यूम के टर्म में कंसीडर करेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एल लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज एल। सो इस तरह से लेमडा और एल आपस में, लेमडा और रो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। तो लेमडा इज इक्वल टू रो टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ये भी अपने आप में बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। लेमडा देगा और आपसे रो पूछ लेगा, या फिर रो देगा आपसे लेमडा पूछ लेगा। सो इनके रिलेशन ऐसा होगा। यहाँ पे कैपिटल आर यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मटेरियल का मास होता है, तो मटेरियल वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, यानी सिलेंडर वाला पार्ट यूज कर रहे हैं। एंड अगर ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा है तो कहानी अपनी कंप्लीट हो जा रही है। यहाँ से भी आप देखोगे ई की वैल्यू, अगर हम लेमडा इंटू एल प्लेस करते हैं इसको, मास इनक्लोज्ड को, तो लेमडा के टर्म में वही आंसर आएगा जो एक इनफाइनाइट वायर का आता है। So that will convert into 2g lambda by r. That means outside field is just like a infinite wire. जैसे कि सिलेंडर के स्फीयर केस में पॉइंट मास की वजह से हुआ करता था। नाउ रीराइट दिस लेमडा, तो ये बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर g रो डिवाइडेड बाय स्मॉल r. So that will be the field outside of a long solid cylinder. What about inside? इनसाइड के लिए r इज लेस देन कैपिटल R। तो इनसाइड के लिए आपको एक दूसरा गॉसियन सरफेस लेना होगा जो कि इनसाइड लाई करेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये 2 फिगर है, मैंने एक ही साथ अटैच कर दिया है। तो इस केस में सिलेंडर को हम लोग इनसाइड लेंगे। इसके भी 3 सर्फेसिस होंगे, एक ये अप सरफेस मान लीजिए, एक ये सेकंड मान लीजिए, दूसरा ये कर्व, थर्ड वाला ये कर्व मान लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा, ई डॉट डी एस
इज इक्वल टू -4πg इंटू मास इनक्लोज्ड। ये कन्वर्ट होगा 3 केसेस में, फिर 3 केसेस में कन्वर्ट होने के बाद बनेगा -e 2π स्मॉल r इंटू एल। इसकी भी लेंथ हम लोग एल कंसीडर कर ले रहे हैं, बाद में एल कैंसिल आउट हो जाता है। इज इक्वल टू -4π कैपिटल जी मास इनक्लोज्ड। इस केस में कितना मास इनक्लोज्ड रहेगा, तो इस केस के लिए जो मास इनक्लोज्ड है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं डेंसिटी वाइज कि टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम और डिवाइड बाय वो सब। तो डेंसिटी कितना दिया था, रो इनटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, सो दिस विल हैव अ वॉल्यूम ऑफ पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू एल। सो ये मास इनक्लोज्ड हो जाएगा। एम इनक्लोज के प्लेस पर हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू पाई r स्क्वायर इनटू एल। नाउ यहाँ से E का एक्सप्रेशन निकल के आएगा आपको, ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो आप अपने को कुछ 2 पाई बचता हुआ नजर आ रहा है। L भी कैंसिल हो जाएगा, एक R भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आएगा, रो आएगा, G आएगा, एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, स्मॉल r आएगा। सो 2 पाई R रो G, यस। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन प्रॉपर है तो फिर ये अपना आंसर बन गया इनसाइड के लिए, और ये आंसर है आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के लिए 2g लेमडा बाई आर ही रहता है, इनसाइड के लिए ये बदल जाता है क्योंकि उसमें इनसाइड जीरो होता है, इसका इनसाइड जीरो नहीं है। इनसाइड में e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, जैसा कि सॉलिड केस में भी हुआ करता था। तो जनरली ये पूछता है कि इनसाइड में कैसे बदलता है आर के रिस्पेक्ट में, आउटसाइड कैसे बदलता है आर के रिस्पेक्ट में, वो बता सकते हो। फिर अगर इसको ग्राफ पे शो करना है तो फिर मैं यहाँ पे ग्राफ पे भी शो करके दिखा देता हूँ कि कैसा ग्राफ आएगा। डाउन साइड प्लॉट करेंगे बिकॉज अट्रैक्टिव फील्ड है, अट्रैक्टिव फील्ड के ग्राफ डाउन साइड आते हैं। सो अगेन एक आर का बैरियर लगाओगे, आर का बैरियर मींस कि आर के इनसाइड क्या चल रहा है, आर के आउटसाइड क्या लगा चल रहा है, एंड देन यू विल थिंक अबाउट इनसाइड वाला पार्ट। तो ये स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम इसको इस साइड चले जाएंगे, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, और इनफैक्ट अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 1/r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टचिंग जीरो एट इनफाइनाइट लोकेशन, some sort of this। इस केस में जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड जो आएगी वो बराबर आएगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, और अगर जब बराबर होता है तो चाहे आप फर्स्ट से निकालो या सेकंड से निकालो उसका आंसर वही आता है, जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड पे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी -2 पाई रो जी कैपिटल आर आ जाएगी। So that will be the value at the surface or on the surface or just outside surface or just inside surface. So this graph is also quite an important, और ये आपको बताता है कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में फील्ड लीनियरली वेरी करती है, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म पे वेरी करती है। उसको इस ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं। मास इनक्लोज्ड डेरिवेशंस फॉर्मूलाज ऑल आर विथ यू, ओके। सो अभी तक का अगर कोई पॉइंट आपको बॉदर कर रहा हो प्लीज डू आस्क। अगर आपको समझ में आ गया सो दिस इज द जनरल वे ऑफ डीलिंग एनी सिमेट्रिकल केसेस, और आपसे सिमेट्रिकल केसेस पे ही पूछेगा। आप किसी भी इंस्टेंट पे प्रूफ कर सकते हो। यू स्टार्ट विद द गॉस लॉ, फाइंड मास इनक्लोज्ड, गो फॉर दिस लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन कैलकुलेशन, simplify, you will get your answer immediately. I would advise you to remember these results. These are factual informations, results that you should keep practiced on, और उसको आपको याद भी रखना है। एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्टली उसको यूज करेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड या टफ क्वेश्चन आता है तो फिर आपको करना पड़ेगा। जैसे टफ क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कि रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर है। इसी केस में जो डेंसिटी है वो रेडियस पर डिपेंड कर रही है, तो बताइए इनसाइड में फील्ड कितनी होगी। तो फिर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला तब प्रूव किया गया है जब डेंसिटी कैसा हो, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म केस के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट डेंसिटी वाला केस दिया गया, अगर वेरिएबल डेंसिटी वाला केस आएगा देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्टार्ट विद दिस,
देन वी नीड टू गो फॉर मास कैलकुलेशन। मास कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रो इंटू डीवी, यू रिमेम्बर रो इंटू डीवी। वहां से मास इनसाइड पता करेंगे, वो मास इनसाइड कुछ और आएगा, जो भी मास इनसाइड आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। तो वैसा भी एक दो क्वेश्चन हम लोग डील कर लेंगे। तो और इससे ज्यादा लेवल पर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाले, पर्टिकुलरली जेईई मेंस और एडवांस में। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनमें और भी कुछ वेरिएशंस होते हैं, जैसे कैविटी क्रिएट कर देना, वो सारे केसेस हम लोग आगे भी डील करेंगे। सो ग्रेविटेशन फील्ड के लिए आपने कई सारे प्रॉब्लम्स केसेस कर रखे हैं और काफी डिटेल में प्रूफ कर रखा है। सो इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लेकर के, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटर होगा कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करें। और आज के लिए भी जो टाइम बचा हुआ है, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पॉइंट है उसको ले लेते हैं। जो कैविटी का नाम मैंने लिया, वो कैविटी के बारे में भी कई बार पूछ लेता है, और एडवांस के लिए एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आया भी है, मैंने टाइम में एग्जाम में आया। तो एज ए क्वेश्चन ही उसको रखते हैं। लेट्स से आपके पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म, और उससे एक कैविटी निकाल दी गई है, ऐसा स्फेरिकल कैविटी बनाया गया, एंड इसका सेंटर पॉइंट ओ है और इसके सेंटर पॉइंट को ये ओ डैश बोल रहा है। दोनों के बीच का गैप क्या है वो बताता है आपको, ये जो गैप है उसका नाम डी है। सो मैं एज एग्जांपल इसको प्लेस कर देता हूँ। A cavity is created. A cavity is created, formed in a uniform solid sphere. लेट्स से जो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर था उसका मास वगैरह दिया था, उसकी रेडियस भी दी थी, कैपिटल आर रेडियस है लेट्स से, एज शोन, जैसा दिखाया गया उस तरह से कैविटी बनाई गई है। आपसे पूछ सकता है फाइंड फील्ड एट एनी पॉइंट इन द कैविटी। सो कैविटी के अंदर कोई एक पॉइंट कैच करेगा और आपसे पूछेगा कि उस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू बताइए। एग्जाम में जो आया है मल्टीपल टाइम्स इसका यूज आया है, वो ऐसा कई फॉर्म में पूछ लेता है। जैसे ये पूछेगा कि ये जो पी पॉइंट है इनसाइड द कैविटी, तो फील्ड के बारे में, क्या ये फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, यूनिफॉर्म होगी नॉन यूनिफॉर्म होगी, इस तरह के वो टर्म्स यूज करता है। एक आंसर जीरो सजेस्ट किया गया है, लेट्स चेक हाउ मच वेटेज इज गिवन टू ग्रेविटेशनल फील्ड इन पेपर। ग्रेविटेशनल फील्ड का ठीक ठाक वेटेज होता है, एक दो क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन जो अभी आप लर्न कर रहे हो ना, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इसका वेटेज इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये मल्टीपल चैप्टर्स में इन्वॉल्व है। ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में, ये तो अगर आप ओवरऑल ये जो लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट को देखोगे, इसका एक्सट्रीम वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज है। ग्रेविटेशन का एज सच एक दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अच्छा पेपर आएगा, वो डिपेंड करता है पेपर कैसा बनाएगा, कभी ज्यादा भी दे सकता है कम भी दे सकता है। बट ये जो आप पॉइंट्स लर्न कर रहे हो, इसको कई सारे सब्जेक्ट, कई सारे उसमें चैप्टर्स में पूछा जा सकता है। सारे चैप्टर्स में एक ही स्टोरी चलने वाली है, तो इसीलिए इसको ये फर्स्ट टाइम आपसे इनकाउंटर हो रहा है, इसलिए हम इसको डिटेल में डील कर ले रहे हैं। ना पी पॉइंट पर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कैसे निकालते हैं पहले वो बता देता हूँ, फिर उसी के साथ सोल्यूशन निकल जाएगा, उसके साथ आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, फिर आप कंक्लूड कर पाएंगे क्या चल रहा है। जब कभी कैविटी बनती है ना, तो कैविटी को कैसे डील करते हैं, पहले हम ये कंसीडर करेंगे कि टोटल की वजह से और माइनस कैविटी की वजह से। तो फील्ड अगर किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, जैसे पी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, सो हम बोलेंगे फील्ड एट पी विल बी बिकॉज ऑफ फील्ड एट पी ड्यू टू होल स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर, माइनस फील्ड एट पी पॉइंट बिकॉज ऑफ कैविटी। तो हम कैविटी की वजह से फील्ड निकालते हैं,
और टोटल की वजह से निकालते हैं, फिर कैविटी को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये अपना कॉमन सेंस भी है वेक्टर का। सो अगर स्फीयर टोटल रहा होता तो पी पॉइंट पर कितना फील्ड बनाएगा, कैविटी अकेले रहा होता तो पी पॉइंट पर कितना फील्ड क्रिएट करेगा, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करने का। अच्छा, जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो फिर अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, तो अपने को जरूरत पड़ेगी पी की लोकेशन ओ के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो ये लोकेशन को लेट से हम आर बोल देते हैं। जब हम कैविटी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे तो अपने को ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि कैविटी के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है ये वेक्टर की, उस वेक्टर को लेट से हम आर डैश बोल देते हैं। सो मैंने दो वेक्टर बनाए पी को ज्वाइन करने के लिए, एक ओरिजिनल से, कंप्लीट से, और एक कैविटी से। तो हम उसको ई कंप्लीट पहले कैलकुलेट करते हैं। ई कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब हुआ टोटल स्फीयर की वजह से फील्ड। कैन वी से कि टोटल स्फीयर की वजह से पी पॉइंट पर अगर हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे, जब हम टोटल की वजह से निकाल रहे हैं तो हमारे दिमाग में कैविटी नहीं है, कंप्लीट स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और उसकी वजह से इनसाइड वाला फील्ड चाहिए। तो हम लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या हमने सॉलिड स्फीयर की इनसाइड का फील्ड पता किया है। हाँ, हमने सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का फील्ड पता किया है। ये सॉलिड स्फीयर का इनसाइड का फील्ड है। आप चाहो तो इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हो, एंड इफ वी ट्राई टू राइट इन अ डिफरेंट फैशन, सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, ये भी अपने काम का है। सॉलिड स्फीयर का इनसाइड का फॉर्मूला चल रहा है, ये सॉलिड स्फीयर था, आपको हेडिंग दिखा देते हैं, कहीं पीछे लिखी होगी सॉलिड स्फीयर, और इसी को हम रीराइट कर रहे हैं। अच्छा, इसको अगर वेक्टर वाइज लिखेंगे तो लिखेंगे ई वेक्टर टोटल इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हमने 4/3 से मल्टी डिवाइड किया तो हम 4/3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, पाई और आर वेक्टर, और रादर इसको माइनस आर वेक्टर बोलेंगे। ये आपको समझ में आया क्या किया मैंने? जी को जी रखा, मास को मास रखा, आर क्यूब डाउन साइड था तो आर क्यूब के साथ मैंने 4/3 पाई से मल्टीप्लाई किया, तो 4/3 पाई से अपने अप साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। आर के साथ माइनस था तो आर के साथ माइनस वेक्टर लगा दिया, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये डेंसिटी लिखा हुआ है। सो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस 4πg/3 आर वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ राइटिंग है। सेम फॉर्मूले को हम सेम फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर कैन बी रिटन एज -4π/3 इंटू जी इंटू आर वेक्टर। वो माइनस आर नहीं समझा? ओके, फिर से समझाता मैं। देखो, ये जो माइनस चलता है, ये माइनस किस लिए चलता है? ये माइनस इसलिए चलता है कि जो आर की डायरेक्शन है, जो फील्ड की डायरेक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और अगर हमको ई वेक्टर निकालना है तो हम ई वेक्टर को बोलेंगे वो माइनस आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ई जो होता है वो माइनस आर वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो पॉइंट ये है कि जो ये माइनस साइन है वो डायरेक्शन बता रहा है आर के अपोजिट। तो अगर हमने आर में वेक्टर लगाया तो फिर हम ई में भी वेक्टर लगा सकते हैं। और ये माइनस किसके लिए? आर वेक्टर के लिए। तो ये माइनस को मैंने आर वेक्टर के साथ यूज कर लिया। तो माइनस जो ऑलरेडी था बस उसी को लगाया है और दोनों में वेक्टर सिंबल लगा दिया है। वेक्टर सिंबल से ये हो गया कि हमको क्लियरली वेक्टर नजर आ रहा है। तो इनसाइड का ये फॉर्मूला अपने लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसी फॉर्मूले को कैरी करके हम यहाँ पर आते हैं, ये जो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे थे। क्या इसमें हम इसको पी पॉइंट की फील्ड को लिख सकते हैं -4/3 पाई जी आर वेक्टर, लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला निकाला है, -4/3 पाई जी आर वेक्टर। इसके बाद अगर हम कैविटी की वजह से निकालना चाहेंगे तो कैविटी, अगर आपके पास कैविटी रहा होता है, यानी कैविटी भी एक स्फीयर है, उसकी भी डेंसिटी वही रहेगी, एक रो भी रहा होगा, ये रो मिस हो गया तभी कम लग रहा था। इस पर भी कंप्लीट कर देते रो। यहाँ पे एक रो टर्म भी है क्योंकि वो डेंसिटी भी उस पर जाएगी, और यहाँ भी रो आएगा। और डेंसिटी कैविटी का हो या फिर इसका हो, दोनों का बराबर रहेगा। तो कैविटी की वजह से जो फील्ड आएगी उसको, वो भी एक सॉलिड स्फीयर है, उसके भी इनसाइड है, उसका रेडियस बस आर डैश है। तो ये बनेगा -4/3 पाई जी रो आर डैश वेक्टर। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझता है तो हमारे पास ईपी की वैल्यू पता चल जाएगी। ईपी इज गोइंग टू बी इक्वल टू कंप्लीट माइनस दिस,
तो ये बनेगा -4/3 πg रो को हम कॉमन ले सकते हैं, अपने पास ये बनेगा r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। आपको 1 मिनट लगेगा, आप इसकी वैल्यूज को इस पे रखेंगे और कॉमन ले लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर लेट से जो d है, d को एक डायरेक्शन दे देते हैं o से o डैश की डायरेक्शन में, इसको d बोलते हैं। तो हम एक वेक्टर लॉ लगा सकते हैं, d वेक्टर प्लस r डैश वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अकॉर्डिंग आप पाओगे कि इसकी जो वैल्यू आ रही है r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर की, वो d वेक्टर के बराबर आ रही है। सो जहां भी r माइनस r डैश वेक्टर आएगा उसको d वेक्टर लिख सकते हैं। तो फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी बिकम्स -4/3 πg रो d वेक्टर। नाउ अगेन ये जो माइनस है वो डी वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट जाने की कोशिश करेगा, यानी ईपी की डायरेक्शन डी के अपोजिट आएगी। और इससे अपने को कई सारे पॉइंट्स पता चल गए। तो ये फील्ड है किसी भी पॉइंट इनसाइड द कैविटी। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अगर ऐसा सिस्टम आपको दिया गया है तो 4/3 πg रो सब कांस्टेंट है, डी वेक्टर भी कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। तो हम यहाँ से क्लेम करेंगे कि ये जो फील्ड है वो नॉन जीरो है और यूनिफॉर्म है। So field inside the cavity of a sphere is uniform। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा देन यू से मैग्नीट्यूड इज 4/3 πg रो इनटू डी। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड, देन यू से द डायरेक्शन इज माइनस अपोजिट टू डी वेक्टर। डी वेक्टर कहां से कहां ड्रॉ किया गया है? ओरिजिन से लेकर के कैविटी की ओरिजिन की तरफ है। तो फील्ड की डायरेक्शन इस डी वेक्टर के अपोजिट होगी। इसका मतलब फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू डी वेक्टर। सो डायरेक्शन भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी मिल गया और उसका नेचर भी मिल गया। ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक बार उसने नेचर के बारे में पूछा कि क्या वो यूनिफॉर्म होता है या जीरो होता है या वेरिएबल होता है, तो आप बोलोगे हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम होती है, यानी यूनिफॉर्म होता है। फिर उसने पूछा डायरेक्शन कैसी होती है, तो ओ से ओ डैश की तरफ डी होता है और इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, यानी ओ डैश से ओ की तरफ होती है। ये सारे रिजल्ट्स आपके काम के हैं, कॉपी कर लीजिए। इसमें जो डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम इज अप। और इसके आगे वाला पोर्शन पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कैरी करेंगे। आपने कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ। m/4/3 कहाँ गया? डेंसिटी के टर्म में चला गया, उसको डेंसिटी क्यों नहीं लिखा? हाँ वो डेंसिटी था, वो मिस हो गया था, यू रिमाइंडेड मी। सो वो डेंसिटी था और फिर डेंसिटी को हम कैरी करेंगे। m/4/3 πr³ was the density. Can you please re-explain the new formula derivation? New formula derivation was here. Old formula was in terms of mass. New formula has been created in terms of density. तो मास को डेंसिटी के टर्म में ले गए। तो आप एक काम कीजिए, जो मास है मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख दीजिए, फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर ये आता है। इसको हमने वेक्टर वाइज लिखा। वेक्टर वाइज लिखने का एक फायदा हुआ कि डेंसिटी आती है तो डेंसिटी कैविटी के लिए भी वही रहेगी और इस अदर बॉडी के लिए भी वही रहेगी। लेकिन मास लिखेंगे तो फिर मास को आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, इसलिए डेंसिटी के टर्म में भी आपसे पूछ सकता है, तो डेंसिटी के टर्म में आप ये याद रखेंगे। सो m/4/3 πr³ को डेंसिटी बोल दिया गया, बाकी ये हो गया। या फिर आप सिंपली m को किससे रिप्लेस कर लीजिए, 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी, और ये बन जाएगा आपके लिए। हाँ, यहाँ पर क्या चल रहा है ये एक समझने वाला पॉइंट है। कैविटी ये आपने क्या ओरिजिनल सिचुएशन को कैसे समझा है कि एक टोटल था, टोटल में से एक कैविटी निकाल ली गई, तो इसका मतलब है टोटल माइनस द कैविटी इज इक्वल टू दिस स्ट्रक्चर। तो आप जैसे आपने देखा था ना कि रिमूवल ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, तो आपने टोटल का सेंटर ऑफ मास निकाला था, फिर ऐसा एज्यूम किया था कि अगर वहां पे नेगेटिव मास हो तो फिर काम चल जाएगा। तो ये जो कैविटी है वो बेसिकली नेगेटिव मास है। तो नेगेटिव मास किस मटेरियल का बना हुआ? उसी मटेरियल का बना हुआ जिसका ये स्फीयर था। इसका मतलब दोनों की डेंसिटी बराबर जाएगी। एनीवे इसके बाद आपने लिखा कैविटी की डेंसिटी फुल बॉडी की डेंसिटी के बराबर है। यस, इक्वेशन में डेंसिटी किसकी है लिए? एक ही डेंसिटी है जो बॉडी और कैविटी दोनों के लिए सेम जा रही है।
if we learn this all and just replace G with K and M with Q, yes, you will find कि अगर आप G को K से replace करते हो और M को Q से replace करते हो, एक एक ख्याल और दिमाग में रखना है कि वो चार्जेस प्लस माइनस होते हैं जबकि मास केवल प्लस होता है. यही तीन डिफरेंस है, बाकी पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका इसी में कवर हो जाता है. तो आप देखोगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th का आएगा, सो इट विल बी इंटायरली द सेम स्टफ. सो okay, so that's all. Time हो गया और I need to leave because I have some urgent work. So आपको कोई डाउट्स हो तो आप ग्रुप पे डाल सकते हो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे with the gravitational potential. Okay, so thank you everyone.